तो अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के फील्ड में किस तरीके से इंटरव्यू को फेस करना है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये मैं आज आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन, टैली एंड एक्सेल के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। कहीं पर भी अगर आपको जॉब करना है, ऑफ कोर्स आपको इंटरव्यू तो आपको फेस करना ही करना है। इंटरव्यू अगर आपका पास हो जाता है तो ऑफ कोर्स आपका सिलेक्शन हो जाता है, और अगर इंटरव्यू ही हमारा गलत चला गया, यानी कि हम फेल कर गए, तो ऑफ कोर्स हमें बैक टू पवेलियन आना पड़ता है। मोटी मोटी बात यही है कि इसकी तैयारी हम कैसे करें और कौन कौन से टॉपिक को हम ले कर के चलें ताकि मैक्सिमम हम क्वेश्चन का आंसर हम कर सकें। देखिए, मैं कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और मैं अपना एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करूंगा। आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल हो। देखिए, सबसे पहले आपको अपने सीवी के ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है। आपको सीवी आपको इफ़ेक्टिव बनाना है। आप सीवी को इफ़ेक्टिव बनाने में इतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना बना दें कि वो बढ़ा चढ़ा करके हो जाए। यानी आपको वही चीज़ सीवी में मेंशन करना है जिसके बारे में आप जानते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन कि सर मैं तो फ्रेशर हूँ, तो मैं अपने सीवी में क्या डालूँ? तो फ्रेशर का माने ये नहीं होता है कि आपको नॉलेज नहीं है। फ्रेशर मीन्स कि हाँ, आपने ट्रेनिंग तो ली है, आपको पास जानकारी भी अच्छी है, लेकिन हाँ, वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, अभी आपने किसी कंपनी में काम नहीं किया है। तो इसका माने होता है फ्रेशर। फ्रेशर का माने ये नहीं है कि आपको कोई काम नहीं आता। अगर आपको काम करने दिया जाए तो आप काम कर लेंगे। चलिए, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कंपनी के जॉब प्रोफाइल के ऊपर। कहीं पर भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो दो ही चीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपने जो सीवी में मेंशन किया है, जो भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, जहाँ जहाँ आपने काम किया है, वो सारा आपके सीवी में दिया रहता है, तो उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो कंपनी का जॉब प्रोफाइल है, हर कंपनी का जॉब प्रोफाइल अलग अलग होता है। हो सकता है आप कहीं पर जब इंटरव्यू के लिए जाओगे तो अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए होगा, कहीं कहीं पर अकाउंट्स पेबल होगा, कहीं पे क्या होगा, सिर्फ पेरोल प्रोसेसिंग होगा। तो ये डिपेंड करता है ना। तो आपको ये पहले पता लगा लेना है कि जिस कंपनी में हम इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं वहाँ का जॉब प्रोफाइल क्या है। चलो, हमारा इंटरव्यू का डेट आ गया, कॉल भी आ गया, अब हम लोग चले गए इंटरव्यू के लिए। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका जो राउंड होता है वो इंट्रोडक्शन का राउंड होता है। तो ऐसे तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो कितने राउंड में आपका वो इंटरव्यू वो ले। अब अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में आपको पता है कि बहुत सारे कंटेंट है पढ़ने के लिए। आपके बेसिक अकाउंटिंग है, जीएसटी का पूरा लॉ है, टीडीएस का लॉ है, इनकम टैक्स का लॉ है, बैलेंस शीट को आपको फाइनलाइज करना है, आपका ऑडिट है, ये बहुत सारी चीज़ें। अब प्लस आपका पेरोल प्रोसेसिंग भी है। अब अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बेसिक अकाउंटिंग की ही मैं बात करूं, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनका फोकस जो कि सॉफ्टवेयर होता है उसके ऊपर चला जाता है। तो DR एंड CR ये हमारा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने जो इंटरव्यू कई जगह मैंने फेस किया, तो वहाँ पे हमें कभी 20 क्वेश्चन, कभी 15 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन हमें दिए जाते थे कि आप हमें DR एंड CR ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। तो ऐसा भी आपका इंटरव्यू हो सकता है। तो DR CR को पकड़ कर रखें, तो ये आपको वहाँ पे काम आएगा। जैसे अगर आप GST के ऊपर ही काम कर रहे हो, तो आप जो GST में GSTR 3B का जो रिटर्न फाइल करते हो उसमें आउटपुट माइनस इनपुट होता है, राइट, वो ऑफसेट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट होता है इसका एंट्री आप कैसे अपने बुक में करेंगे। तो वहाँ पर DR CR ही काम आने वाला है ना। तो DR CR को पकड़ कर क्या, DR CR का माने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, यहाँ तक आपको पूरा मैनुअल आना चाहिए कि अगर कोई भी आपसे एंट्री के बारे में पूछ ले और उसका इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस पे कहाँ पे पड़ रहा है, इसका रिप्लाई आपके पास होना चाहिए। अब जैसे कि मुझसे ही क्वेश्चन ये पूछा गया था बेसिक से ही, है ना, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्रूड एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, एक्रूड इनकम किसे कहते हैं। तो जब ऑनलाइन में पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा इन सब सारी चीज़ों को मैं ज़रूर मैं बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ
इंटर ही पास करनी है और ये थ्योरी पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू होगा वो इसी तरीके से होगा। वो आपसे क्वेश्चन वो पूछा जाएगा और आपको उसे सजा करके रिप्लाई करना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है जीएसटी का। तो जीएसटी के लॉ के बारे में पढ़ो। अब जीएसटी में आपके काफ़ी सारे कंटेंट है ना। अगर हम जीएसटी की बात करें तो ठीक है भाई, एक कंपोजिशन है, एक आपका रेगुलर है। अगर कंपोजिशन है तो उसे कौन कौन से रूल को फॉलो करना है, वो कितना जीएसटी वो पे करेगा, कौन सा रिटर्न उसके लिए है, उसका ड्यू डेट क्या है, आफ्टर ड्यू डेट करेगा तो उसे कितना पेनल्टी या लेट फाइन एक्सेट्रा उसे देना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर हम रेगुलर स्कीम में अगर हम आते हैं तो उसकी क्या एलिजिबिलिटी है, जीएसटी नंबर अगर हम ले लेते हैं, अगर हमने कुछ ट्रांजैक्शन नहीं किया तो क्या होगा, कौन कौन सा रिटर्न इसमें हम लगाएंगे, जैसे GSTR 1 है, GSTR 3 है, GSTR 9 है। तो GSTR 1 में आपको पता है कि काफ़ी सारे टेबल होते हैं, ठीक है ना, B2B है, B2C है, B2CL है और ये बहुत सारे इसमें टेबल हैं। तो हमें ये मैनुअल पता होना चाहिए कि जितने भी टेबल है इसमें किस तरह के लेन देन जाने वाला है। B2CL है तो वो किसके लिए बना है, ये हमें मैनुअल आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम जब किसी सॉफ्टवेयर पे बैठेंगे हम पूरा अकाउंटिंग कर लेंगे तब हमें पता चलना चाहिए कि हाँ इसका इफ़ेक्ट B2B में ऐसे आया, B2C में ऐसे गया। नहीं, इंटरव्यू का यही तो बात है कि वो आपसे ये जानना चाहता है कि आपको कितना आता है। अब जैसे कि GSTR 1 सेल के लिए है ना भाई, तो सेल से रिलेटेड अगर हम बात लें उसमें आपका आता है ई इनवॉइसिंग। आप ई इनवॉइसिंग के लिए क्या अभी लॉ चल रहा है, ई इनवॉइस आप कैसे बनाएंगे, ये तो आपका ऑनलाइन बनता है, आप तो टैली पे काम करेंगे। बट आपको पता है कि ई इनवॉइसिंग के लिए आपको API का रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। इससे भी आपका सवाल हो जाएगा कि API क्या होता है, इसको किस तरीके से आपको रजिस्टर्ड करना है। चलो ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको ई-वे बिल के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ई-वे बिल क्या है, क्यों है, किसके लिए है, इसे किस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे लॉ भी चाहिए, अकाउंटिंग भी चाहिए और सारा प्रोसीजर भी आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके जो और भी जो बहुत सारे जो टॉपिक है अंडर GST आपका होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। अगर आप किसी से एडवांस लेते हैं तो अंडर GST इसका क्या लॉ बोलता है, एक्सपोर्ट के बारे में आपकी कितनी अच्छी जानकारी है, इंपोर्ट के बारे में आपकी कितनी अच्छी जानकारी है। हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अगर हम माल सेल कर रहे हैं तो क्या वो ज़ीरो रेटेड होगा। कोई ऐसा सप्लायर है जो कि 180 दिन से ज़्यादा हो चुका है और हमने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि GST के अंडर से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब 3B का मामला जैसे आता है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, हमें किसका ITC लेना है, किसका नहीं लेना है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं। इसी के अंडर में आपका कैपिटल गुड्स आता है, इसके बारे में GST क्या बोलता है। तो ये सारा कुछ आपको डिटेल में जानना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने लाइव क्लास लिया, उसमें से एक कैंडिडेट ने मुझसे कहा कि सर हमने कल ही एक इंटरव्यू हमने फेस किया, वहाँ हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया लेकिन मैं उसका रिप्लाई नहीं कर सका था, मुझे आप इसका आंसर बता दें। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं इस पर रिस्पॉन्ड मैं ज़रूर करूँगा। क्वेश्चन क्या था कि GST में A-B क्या होता है, बस क्वेश्चन यही था। अब आपको रिप्लाई करना है तो कमेंट में आप ज़रूर कीजिएगा। अब इसी तरीके से हम लोग अगर TDS के चैप्टर के बारे में बात करें तो TDS से भी कहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं आपको 15 क्वेश्चन कह दूं कि हाँ आप ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन स्टार्ट टू एंड अगर आपको पूरी जानकारी है तो उसके बीच में कहीं से भी अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप रिप्लाई कर दोगे। यानी TDS का रूल है ना, TDS क्या है, क्यों है, किसके लिए है, TDS को किस तरीके से आपको डिडक्ट करना है, इनकम टैक्स का रूल क्या बोलता है, TDS का चार्ट क्या बोलता है, सैलरी के ऊपर TDS आपको कैसे कैलकुलेट करना है, इनकम टैक्स का जो ओल्ड रिजीम है वो क्या बोलता है, न्यू रिजीम क्या बोलता है। ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो इसमें कौन कौन सा इनकम टैक्स का रिबेट मिलेगा, जैसे अंडर सेक्शन 80C से लेकर के 80U तक का मामला है। न्यू रिजीम में तो भाई मिलता ही नहीं है, लेकिन आपको जानकारी तो होनी चाहिए ना।
कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले। अच्छा ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या दोनों में मिलेगा? ओल्ड रिजिम में तो खैर मिलता है, क्या न्यू रिजिम में मिलेगा? अगर किसी ने ओल्ड रिजिम को ऑप्ट किया है तो क्या वो न्यू रिजिम में स्विच कर सकता है? क्या किसी ने न्यू रिजिम में ऑप्ट किया, क्या वो ओल्ड रिजिम में स्विच कर सकता है? ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो जब तक हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे नहीं, हमें को बताएगा नहीं, तो हम रिप्लाई कहाँ से करेंगे? ठीक है, चलो ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं टीडीएस के चैप्टर में ही। आपने टीडीएस को कैलकुलेट कर लिया, आपका कोई एम्प्लॉई है, वो पुराना एम्प्लॉई है, आपने टीडीएस का आपने कैलकुलेट कर लिया। बीच में अगर कोई आपका एम्प्लॉय ज्वाइन करता है आपके कंपनी में, तो इसका टीडीएस का कैलकुलेशन किस बेस पे आप करेंगे? फाइनल टीडीएस का कैलकुलेशन आप कब करेंगे? आपने टीडीएस का डिडक्शन किया, तो यानी कि दो तरीके से आपका टीडीएस का डिडक्शन होगा, एक सैलरी, दूसरा नॉन सैलरी। अब आपका चालान का पेमेंट आप कैसे होगा, कौन से चालान को आपको सेलेक्ट करना है? पेमेंट जब करेंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे, उसमें कौन सा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपका लगने वाला है? तो CSI फाइल आपका क्या होता है? टीडीएस का जब रिटर्न बनाएंगे तो कौन से सॉफ्टवेयर का आप यूज़ करेंगे, आप कैसे बनाएंगे? आपने टीडीएस को ठीक है आपने पूरी तरीके से बना लिया और आपने इसे वैलिडेट भी कर लिया, यानी कि फ़ाइल आपका सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब इसे अपलोड कैसे करेंगे? अगर आप जानते हैं तो इनकम टैक्स पे जाएंगे, राइट है। अगर नहीं जानते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? जब रिटर्न आपका फाइल हो जाएगा, ऑफ कोर्स आपको सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करके देना है, तो वो कहाँ से करेंगे? तो ये सारा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट टू एंड, अब जैसे बोलोगे मैं तो आपका वीडियो इसलिए देख रहा था कि आप मुझे ये बता देते ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन वो तुक्का वाला बात हो गया। वो कहते हैं ना उसे तुक्का मारना, मैंने तुक्का मारने वाली बात नहीं की। आपको तैयारी इसी तरीके से करनी होगी। अगर इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, किसी का क्लास अटेंड करेंगे या पूछेंगे, ऑफ कोर्स आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब अगर मैं सैलरी के ऊपर अगर मैं आता हूँ, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है कि जो केवल और केवल पेरोल एग्जीक्यूटिव का ही डिमांड करते हैं, यानी कि हमें सिर्फ पेरोल ऑफिसर चाहिए। अब इसका मतलब है कि पेरोल के बारे में आपके पास अच्छी जानकारी होनी चाहिए ना, तो आपको पेरोल के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे कि पेरोल के बारे में आपका CTC क्या होता है, ग्रॉस सैलरी क्या होता है, आप सैलरी का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे, PF का रूल क्या बोलता है, PF का रेट क्या है। चलो ठीक है, आपने बता दिया 12% होता है। अब ये बताओ कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 12%, वो 2 हिस्से में बटा रहता है, उसका परसेंटेज बताइए। चलो ठीक है भाई। ESI का रेट क्या होता है, ESI की एलिजिबिलिटी क्या है, प्रोफेशनल टैक्स का रूल क्या बोलता है, ग्रेजुएटी किसके लिए है, बोनस कब मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। आप जब सैलरी प्रोसेस करोगे एक्सेल पे किस तरीके से इनका पे स्लिप आप बनाओगे, तो इसमें से कहीं से भी आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट आंसर वही करेगा ना जिसे सबके बारे में सब कुछ पता हो। तो 100 बात की एक बात यही निकल के आती है कि जितने भी आपके अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में कंटेंट है उस सब के बारे में डिटेल में पढ़िए। तो दोस्तों, मैंने जो भी चीज़ आपको शेयर किया है, अगर आप इन सभी चीज़ों में आप एक्सपर्ट अगर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प ज़रूर मिला होगा। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।